Hello student, this side Sudhir Grover, senior faculty member Infomaths course EDU। आज हम डिस्कस करेंगे PU 2018 मैथ्स पेपर पार्ट 2। अप टू फर्स्ट 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो लेक्चर सुना होगा और लेक्चर आपको इजी भी लगा होगा बिकॉज क्वेश्चन काफी इजी थे। PU का पेपर आपको बार बार कहूंगा कि टफ नहीं आता, आपको पता है कि PU का पेपर इजी आता है, बट PU में आपको स्पीड चाहिए, PU में आपको एक्यूरेसी चाहिए और अच्छा मीन्स की स्कोर चाहिए। तो PU में अगर पेपर देना तो वो ये ना सोच के चलो कि पेपर टफ आएगा, पेपर एवरेज आएगा और आपको सारा टॉपिक्स करके जाने हैं, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं आपने, बिकॉज क्वेश्चंस हर टॉपिक के इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो फिर मैं आपको कहूंगा कि जो इन्फोमैथ्स का यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज सब्सक्राइब करो, जो हमारा पेज है इन्फोमैथ्स इंडिया फेसबुक पेज उसको लाइक करो, आपको डिफरेंट वीडियोस डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपके घर बैठ के पहुंचती रहेगी। नाउ स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 PU 2018 मैथ्स पेपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखोगे काफी इजी लेवल का क्वेश्चन है। अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from the points, we are given 2 points, this point is on x axis। on x axis का मीनिंग द पॉइंट इज x, 0, आपको पता है x axis पे पॉइंट कर लेते हैं हम, x, 0 लेते हैं, उसका डिस्टेंस दोनों पॉइंट से सेम है तो उसका डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस फार्मूला होगा x - 3 का डिस्टेंस फार्मूला हर बच्चे को पता है। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? अंडर ऑफ x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर, दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। तो x, 0 का इससे डिस्टेंस x - 3 का स्क्वायर, 0 - 4 का स्क्वायर मींस कि -4 का स्क्वायर। सिमिलरली x, 0 का इससे डिस्टेंस, ये आपका आ गया डिस्टेंस फार्मूला, दोनों को इक्वल कर दिया हमने, देन स्क्वायरिंग कर दिया, आपको देख रहे हो कि आपका x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x की लीनियर वैल्यू बच जाएगी, x की लीनियर x क्या आ गया? x आ गया 60/8 मींस 15/2। x की वैल्यू 15/2 आ गई तो y तो 0 है ही है, तो पॉइंट क्या होगा? उसने हमसे पॉइंट पूछा है तो पॉइंट हो गया 15/2, 0। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, जस्ट आपने क्या किया? डिस्टेंस फार्मूला लगाया, दोनों पॉइंट से दोनों को इक्वल कर दिया डिस्टेंस फार्मूले से, तो आपने स्क्वेयरिंग किया, x की वैल्यू आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखो आपको पता है कि लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये लाइन हमारे पास है तो हमें ये एंगल चाहिए। तो आपको ये भी पता है कि ये एंगल क्या होता है, अगर मुझे स्लोप पता है, स्लोप क्या होता है? tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? y2 - y1 by x2 - x1। तो थीटा क्या होता है? एंगल विच लाइन मेक्स विद x एक्सिस। हमें वही एंगल चाहिए द लाइन मेक्स विद x एक्सिस, मींस कि हमें बाय दिस फार्मूला, स्लोप के फार्मूले से हम tan थीटा निकाल लेंगे, स्लोप के फार्मूले से tan थीटा निकालेंगे तो थीटा आ जाएगा। तो tan थीटा का फार्मूला y2 - y1 dat minus dat y2 - y1 by x2 - x1, तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। tan थीटा इज -1 तो थीटा क्या हो गया? आपको पता है tan थीटा -1 मींस कि कहां आ गया? सेकंड एंगल कहां आ गया? tan नेगेटिव कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या एंगल होगा? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो 45 डिग्री होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो 45 डिग्री होता, tan 1 कब होता? 45 डिग्री पे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पाई - 45 होगा, पाई - 45 मींस कि कितना हो जाएगा? 180 - 45, तो ये आपका 135 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल क्या हो गया? नेगेटिव वैल्यू है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपका एंगल क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, What can you say about the following two statements? ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, मैं कहूंगा थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है। तो हमें क्या देखना है कि रिलेशन हमें दिए हुए दो, ये रिलेशंस है, तो हमें देखना है कि ओनली S1 स्टेटमेंट क्या है? S1 इज रिलेशन इज डिफाइंड बाय दिस इज अ फंक्शन, तो ये रिलेशन क्या फंक्शन है? S2 क्या है? दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, मींस हमें रिलेशन को फंक्शन चेक करना है। आपको पता है कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, फंक्शन फ्रॉम a to b क्या होता है? फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? टू ईच एलिमेंट ऑफ x, टू ईच x belongs to a, टू ईच x belongs to a, there is unique y belongs to b। ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है जो आपको पता ही है। टू ईच x belongs to a, there is unique y belongs to b such that y is equal to fx। To each x belongs to a, the unique y belongs to b। तो यहां देखना होगा each x के लिए unique y है, तो यहां जो इशू है
वो सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स पे होगा, बिकॉज बाउंड्री पॉइंट्स पे फंक्शन चेंज हो रहा है। तो बिलो 3 ये आपका फंक्शन क्या है, आपको पता है पैराबोला है। पैराबोला मींस बिकॉज पावर 2 है पैराबोला बनेगा। 0 to 3 ये पैराबोला है, और 3 ऑनवर्ड्स ये आपका स्ट्रेट लाइन बन गया। 3 पर ये वैल्यू क्या है 9 है, 3 पर ये वैल्यू भी क्या 9 है, तो 9 मींस दोनों कनेक्ट हो गया। 3 पर ये वैल्यू 9 है, 3 पर वैल्यू 9 है, मींस कि 3 पर एक यूनिक वैल्यू आ रही है, वहां भी 9 आ रही है, वहां भी 9 आ रही है। तो अगर आप थोड़ा सा देखोगे कि एक्चुअल शेप कैसे बनेगी, ये आपका पैराबोला बन रहा है। 0 to 3 ये आपका बन रहा है पैराबोला। कौन सा पैराबोला है, x square is equal to 4ay, ये अपवर्ड पैराबोला है, तो ये ऐसा पैराबोला बनेगा 0 to 3। 3 ऑनवर्ड्स ये स्ट्रेट लाइन आ गया पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ऐसा आगे जाएगा। तो 3 ऑनवर्ड्स 3 to 10 ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये आपका फंक्शन बन गया, ये आपका फंक्शन बन गया, बिकॉज टू ईच एक्स वी हैव यूनिक वाई, टू ईच एक्स वी हैव यूनिक वाई। आप देख सकते हो कि आप यहाँ पर अगर आप वर्टिकल लाइंस बनाओगे तो ईच एक्स के लिए एक ही वाई आ रहा है। आप यहाँ वर्टिकल लाइन टेस्ट बनाओगे तो आपको पता है वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, कि अगर आपको पता है कि फंक्शन को कभी चेक करना हो क्या ये फंक्शन है, आप क्या बनाते हो वर्टिकल लाइन बनाते हो, और एक पॉइंट पे 2 वाई आ जाते हैं तो दैट्स नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर हर एक्स के लिए यूनिक वाई आ रहा है तो दिस इज अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन हो गया। सो S1 इज ट्रू, S1 इज ट्रू। नाउ S2 पे जाते हैं हम। अगेन S2 को चेक करना है क्या फंक्शन है। अगेन मैं कहूंगा पहले बाउंड्री पॉइंट्स को चेक करो, बिकॉज बाउंड्री पॉइंट्स पे इशू आएगा। अदरवाइज तो ठीक है, ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों फंक्शन है, और बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करना होगा कि कहीं एक एक्स के लिए दो वाई तो नहीं आ रहे। ओके, यहाँ पे एक्स आपने 2 डाला वैल्यू 4 आई, यहाँ पे एक्स को 2 डाला वैल्यू 6 आई, एक एक्स के लिए 2 वाई आ गए। आपने देखा एक एक्स यहाँ पर 2 डाला तो वैल्यू आपकी क्या है, देखो G2 क्या है, G2 यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से G2 क्या है, यहाँ से G2 आपका 6 आ गया। आपके एक एक्स के लिए 2 वाई आ गए। अगर एक एक्स के लिए 2 वाई आ जाते हैं दैट्स नॉट अ फंक्शन। ओके, वो आपका फंक्शन नहीं हुआ। सो S2 इज नॉट अ फंक्शन। सो ओनली S1 इज ट्रू, S2 इज नॉट ट्रू। तो आंसर इज ओनली A चॉइस। ओके बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में क्या 3 vertices of the parallelogram are given, we have to find the fourth vertex। देखो आपको पैरेललोग्राम का पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स इज ऑलवेज सेम, मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज ऑलवेज सेम। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम है, ये आपका ऐसा पैरेललोग्राम है, चारों पॉइंट्स को बना लो। ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है 3 -1 2, ये आपका A पॉइंट है, B पॉइंट क्या है 1 2 -4, C पॉइंट क्या है -1 1 2, D पॉइंट मुझे नहीं पता, पर जो भी पॉइंट है उसका जो मिड पॉइंट है इसका डायगोनल का, और ये जो मिड पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। पहले मिड पॉइंट निकाल लो, ए और सी का मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट फार्मूला हर बच्चे को आता है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाया आपने, डैट प्लस डैट बाय 2, तो 3 डैट प्लस डैट 2 बाय 2 1 हो गया, तो -1 + 1 0 हो गया, 2 + 2 4 बाय 2 2, ये आपका मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट फार्मूला हर बच्चे को आता है, x1 + x2 बाय 2, y1 + y2 बाय 2, z1 + z2 बाय 2, मिड पॉइंट आ गया। अब चेक करो कि चॉइसेस को चेक करो किसका मिड पॉइंट बी के साथ सेम आ रहा है। तो मैंने चॉइसेस को चेक किया, बाय चांस जो फोर्थ चॉइस को मैंने चेक किया उसका मिड पॉइंट क्या आ रहा है 1 + 1 2 बाय 2 1 आ गया, 2 प्लस डैट 0 0 बाय 2 0 आ गया, -4 प्लस 8 4 बाय 2 2 आ गया। आप चेक करोगे बी और डी का मिड पॉइंट, बी ये जो बी आपका है और ये जो डी चॉइस है इसका मिड पॉइंट सेम आ गया। क्या मिड पॉइंट आ गया 102 आ गया। आपका मिड पॉइंट सेम आ रहा है 102, एसी का मिड पॉइंट 102, और ये वाला बी लिया, ये आपने इस पॉइंट को डी लिया, इसका मिड पॉइंट भी 102 आया, तो आंसर इज नाउ डी चॉइस। तो हमने इस बड़ा सिंपल वे से चेक कर लिया कि आंसर कौन सा होगा। देखा आपने, तो जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आया तो आपने मिड पॉइंट फार्मूला लगा के चेक कर सकते हो, जो बड़ा इजी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है। बेटर क्वेश्चन इसलिए कि बच्चे इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा डर जाते हैं। 25 क्वेश्चन जो मैं करने वाला हूँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसलिए चले जाता है कि बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन मुश्किल होगा, तो बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। 25 क्वेश्चन में क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल इज कनेक्टेड बाय 2 स्ट्रेट लाइंस टू द एंड्स ऑफ द डायमीटर। ये आपको फिगर, अच्छी बात है कि ये फिगर आपको वहां पर दी जा रही है। अच्छी बात है कि फिगर आपको दी हुई है, इसलिए आपको फिगर भी नहीं बनानी। ये सेमी सर्कल है। The midpoint of the arc of this is midpoint of the arc is connected by 2 straight lines
टू द एंड्स ऑफ द डायमीटर, मीन्स कि ये आपका यहाँ से आपकी डायमीटर है, ये आपकी डायमीटर है, तो ये आपकी मिड पॉइंट से आपकी इसको ज्वाइन कर दिया आपने। इस मिड पॉइंट को आपने दो एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डायमीटर से इसको ज्वाइन कर दिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेडेड एरिया टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? रेशियो ऑफ द शेडेड एरिया, दिस रेशियो टू द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल हमें चाहिए। ओके, तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया। तो अब आप देख सकते हो कि पहले हमें रेशियो ऑफ दी, पहले हम शेडेड एरिया का पहले हम शेडेड पार्ट का एरिया निकालेंगे। शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे? तो बड़ा सिंपल सी बात है कि सेमी सर्कल में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, और सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया क्या है? आपको पता ही है कि पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 2। और इस ट्रायंगल का एरिया क्या है? हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो इसका बेस क्या हमारे पास है? अब आप थोड़ा सोचो कि इसका बेस क्या होगा। आपको पता है कि इसका रेडियस हमने आर लिया हुआ है, इसका रेडियस क्या लिया? आर लिया है। तो आपका बेस क्या होगा? 2r हो गया। बेस क्या होगा? 2r हो गया। वो एल्टीट्यूड क्या होगा? देखो आप मुझे बताओ, एल्टीट्यूड क्या होगा? ये आपका सेंटर से लेके यहां तक जो पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस क्या होगा? वो भी r ही होगा। बेस आपका 2r हो गया, एल्टीट्यूड आपका r हो गया, तो एरिया क्या हो गया? हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, किसका? ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो ये वाला एरिया हमने निकाल लिया सेमी सर्कल में से, इस एरिया को माइनस किया तो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट आ गया। ओके, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो हमें पहले ही पता है, वो हम निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? ये वाला है। दोनों को एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? ये हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड r स्क्वायर है, तो दोनों को डिवाइड कर दो। दिस एरिया बाय दिस एरिया डिवाइड कर दिया तो क्या आंसर आ गया? पाई बाय 2 -1 आपका आंसर आ गया। वेरी वेरी सिंपल। बड़ी क्वेश्चन उसके लिए सिंपल है जिसको डायग्राम समझ आ गया। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मैं आपको कह रहा हूँ क्वेश्चन सिंपल है, बट प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा जब डायग्राम देखता है तो उसको लगता है कि शायद क्वेश्चन मुश्किल होगा। क्वेश्चन काफी सिंपल था। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? फंक्शन g from r to r such that g0 is 0 and this derivative is less than equal to 5, तो g1 क्या है? ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है। देखो पहली बात है कि डेरिवेटिव g डेरिवेटिव, तो ये दिस इज द डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 5। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि जब mod x लेस देन इक्वल टू a होता है तो x क्या होता है? इन बिटवीन -a टू +a। तो यहाँ पर g डेरिवेटिव क्या होगा? इन बिटवीन -5 टू +5। ये आपको छोटा सा रिजल्ट है, पता है। अब आपको क्या पता है कि आपको g के पास जाना है, बिकॉज आपको g0 दिया हुआ, g1 चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार कि डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर दोगे और डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर दोगे g बन जाएगा। तो इस डेरिवेटिव को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ फ्रॉम 0 to 1। मैं 0 to 1 क्यों इंटीग्रेट कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे g0 दिया हुआ g1 चाहिए। मैं इसका डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन करूंगा तो g आ जाएगा, डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन करूंगा तो g आ जाएगा, अपर लिमिट डालूंगा तो g1 आ जाएगा, लोअर लिमिट डालूंगा तो g0 आ जाएगा। बस मेरा काम हो गया। नाउ इंटीग्रेट कर रहा हूं इसको मैं फ्रॉम 0 to 1। तो इंटीग्रेट किया इसको, g डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन g आ गई, 5 की इंटीग्रेशन 5x हो गई। बट फ्रॉम 1 to 0, फ्रॉम 0 to 1 सॉरी, फ्रॉम 0 to 1 ये 5 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 हो गया, तो ये आपका 5 होगा। सिमिलरली वो भी क्या होगा? -5 की इंटीग्रेशन -5x होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो भी -5 हो गया। तो नाउ ये जो g है तो अपर लिमिट, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दो। यहाँ अपर लिमिट क्या 1 है, g1 हो गया, लोअर लिमिट का 0 है, g0 हो गया। बस अब g0 आपको पता है 0 है, g0 को 0 डाल दिया तो इट मींस कि g1 नाउ लाई बिटवीन -5 to 5। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बोला है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज बच्चा शुरू में डर जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है, हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है यार, डेरिवेटिव है, आपको फंक्शन के पास जाना है तो डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करोगे तभी तो जाओगे। और दूसरी बात, दूसरा हिंट क्या है कि g1 आपको निकालना है, g0 दिया हुआ है तो आपने इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1 कर लिया, उससे क्या हो गया कि g0 डाल दिया, g1 आ गया। सो सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े सिंपल हो सकते हैं, बस थोड़ा सा अपने माइंड को कूल रखो, नर्वस हो जाओगे तो मुश्किल होगा, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, वेरी सिंपल। अ सर्कल इज ड्रॉन इन xy plane passing through origin, circle passing through origin। When circle passing through origin, circle हमारे पास कैसा होता है? x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c0, ये सर्कल होता है। अगर आपका पासिंग थ्रू origin है तो c तो पहले 0 हो गया, बिकॉज पासिंग थ्रू origin तो c आपका 0 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर c 0 आ गया तो सर्कल बन गया। ये आपका सर्कल बन गया सिर्फ x square plus y square plus 2gx plus 2fy, ये आपका सर्कल हो गया। अब क्या बता रहा हूँ? लेंथ ऑफ
which passing the origin and has chords of length 8 units, 7 units on x-axis, y-axis. मीन्स की सर्कल है वो ओरिजिन से पास कर रहा है और उसने क्या किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट किया. कितना कट किया, 8 यूनिट्स 7 यूनिट्स. अगर थोड़ा सा मुझे कोई बच्चा कहेगा पिक्चर बना के दिखाओ, तो ऐसी कोई पिक्चर बन रही है कि सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, ऐसे सर्कल हो गया. तो जो ओरिजिन से पास कर रहा है लाइक दिस, ओरिजिन से पास कर रहा है और क्या कोर्ड्स को कट कर रहा है, दिस हैज कोर्ड्स ऑफ लेंथ. ये आपकी कोर्ड और लेंथ क्या होगी, ये आपकी 8 यूनिट्स होगी ऑन एक्स एक्सिस और कोर्ड्स ऑफ लेंथ 7 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस. ये हमें क्वेश्चन दे रहा है कि कोर्ड्स ऑफ लेंथ, दिस इज अ कोर्ड और लेंथ 8 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड कोर्ड और लेंथ 7 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस. बट ये कोर्ड और लेंथ का मीनिंग क्या होगा, दिस इज, ये क्या होता है, ये होता है लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट. इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट. उसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस अंडर जी स्क्वायर माइनस सी. लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट वो होगी 8. ये क्या होता है, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट. लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ट्वाइस अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी, वो हो गया 7. तो ये आपका जो कोड बोल रहा है वो कोड एक्चुअली है क्या, वो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट है. ये वाली कोड क्या है, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट है. तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट उसने 8 दे दिया, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट उसने 7 दे दिया. तो सी हमें पहली पता है कि 0 है. देखो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लगाया, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लगाया, तो आपका सी पहली 0 है. तो जी एफ की वैल्यू आ गई. आपने सोल्व किया, जी आपने सी को 0 डाल दिया, तो जी की वैल्यू क्या आ गई देख सकते हो, जी की वैल्यू आ गई +-4. यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आ गई, +-7/2. तो सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है -g -f. तो ये सेंटर -g -f मीन्स क्या, आपको पता ही है कि चारों आपके 4 सेंटर्स, 4 मीन्स की आपके ऐसे 4 सर्कल होंगे, तो ये आपके सेंटर्स आ गए. ऐसे वो जो मैंने फिगर बनाई थी वैसे 4 सर्कल्स होंगे. मीन्स की सर्कल में भी कट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑन द पॉजिटिव साइड. जो भी मैंने पिक्चर बनाई थी ऐसी पिक्चर बनाई थी आपके लिए. अथवा मैं पिक्चर ऐसे भी बना सकता था, ऐसे सॉरी कई ऐसी पिक्चर बन जाएंगी. मैं इस पिक्चर को अगर मैं पासिंग तो थोड़ा मैं ठीक पिक्चर नहीं बनाई इस पर, तो आपको समझ आ गया होगा. मैंने पिक्चर पहले भी ठीक बनाई है, दूसरी पिक्चर आप देख सकते हो अपने आप. तो वो पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसको भी पासिंग थ्रू ओरिजिन कर लो. ऐसे 4 पिक्चर्स बन जाती हैं. तो ये जो पिक्चर बनेगी, आप इसको पासिंग थ्रू ओरिजिन करोगे तो आपकी ऐसी कोई पिक्चर बन सकती है, पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइक दिस. एक पिक्चर में ऐसी बना सकता हूँ, पासिंग थ्रू ओरिजिन कट एक्स एक्सिस कट वाई एक्सिस. सिमिलरली पिक्चर एक ऐसे भी बन जाएगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन कट एक्स एक्सिस वाई. मींस कई पिक्चर ऐसी 4 पिक्चर बन जाती है हमारे पास. ऐसे 4 सर्कल बनेंगे, ऐसे 4 सर्कल बनेंगे तो हमारे पास ये सेंटर्स आ गए. तो आप देखोगे ये कौन सी चॉइसेस आ रही हैं, यहाँ पर 2 चॉइसेस आपका आंसर आ रही हैं, सी एंड डी. हमने देखा यहाँ पर कि 2 चॉइसेस आंसर आ रही हैं, सी एंड डी. तो दोनों में से कुछ भी मार्क कर सकते हो आप, सी एंड डी दोनों चॉइसेस में से. बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ऐसी 4 चॉइसेस मेरे पास हैं. ओके, तो आप इनमें से कुछ भी मार्क कर सकते हो सी एंड डी में से. 7/2 को क्या लिखा उसने 7/2 को 3.5 लिख लिया, तो आपको समझ ही आ रहा होगा. ठीक है, उसने 3.5 लिख लिया, तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया. ओके, तो आपने देखा कि 4 सर्कल बने ऐसे, उसमें से 2 सर्कल आप ले सकते हो उसने जो सेंटर दिए हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 28 अगेन अच्छा क्वेश्चन है. In the given figure, the area of the inner circle and shaded ring are equal. Again figure दी हुई है, area of the inner circle and shaded part is equal. तो पहले आप सोचोगे shaded part है क्या. shaded part का जो एरिया है वो है क्या एक्चुअली. shaded part का जो एरिया है वो है area of the outer circle minus area of the inner circle. तो आपसे जो बोला गया वो क्या बोला गया, पहले हम क्या लेते हैं, पहले हमें दिया हुआ है R1 रेडियस R1 R2. R1 क्या है, R1 is radius of the outer circle, R1 is radius of the outer circle, R2 का radius of the inner circle. तो अभी आपको क्या दिया गया, area of the shaded part is equal to area of the shaded part is equal to inner circle. तो shaded part का एरिया क्या है, shaded part का जो एरिया वो है area of the outer circle minus area of the inner circle, that's equal to area of the inner circle. ओके, ये हमारे पास हमें जो दिया हुआ है. ओके, तो एरिया ऑफ द इनर सर्कल, एरिया क्या होगा, शेडेड पार्ट. शेडेड पार्ट का मतलब आउटर माइनस इनर. सो यहाँ से अच्छी बात है कि हम पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं. माइनस एरिया ऑफ इनर को उधर ले जाते हैं, बिकॉज ये भी एरिया ऑफ इनर है, ये भी एरिया ऑफ इनर है. उधर लेके तो ट्वाइस एरिया ऑफ इनर आ गया इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर. तो एरिया ऑफ इनर क्या है, आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. पर इनर सर्कल का रेडियस जो है वो R2 है, उसका एरिया पाई R2 स्क्वायर. जो आउटर का रेडियस है वो R1 है, पाई R1 स्क्वायर. दोनों को इक्वल कर दिया तो R1 2 पाई कट गया, तो या R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2R2 स्क्वायर आ गया. तो R1 इज इक्वल टू √2 R2 आ गया.
सो R1 इज √2 R2, वेरी सिंपल, आंसर इज बी चॉइस। तो क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, थोड़ा सा कूल माइंड रखो तो क्वेश्चन बड़े सिंपल होंगे। अदरवाइज फिगर वाले क्वेश्चन बच्चा हमेशा डर जाता है, फिगर वाले क्वेश्चन में बच्चा डरता है, अदरवाइज क्वेश्चन बड़े इजी है। क्वेश्चन 29 वेरी वेरी इजी। इफ ए इज क्यू मैट्रिक्स, किसको नहीं पता है यार, जब ए क्यू है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ए होगा, वेरी वेरी सिंपल। जब क्यू मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ए होता है, दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या, इफ ए इज इन्वर्टिबल तो इसका इनवर्स चाहिए। अच्छा सॉरी, उसने बोला होगा कि इनवर्स दिया हुआ है, हमें ए चाहिए, बात तो वही है, हमें यहाँ पर इनवर्स दिया हुआ है तो उसका ए चाहिए, मींस कि हमें ए इनवर्स दिया हुआ है, हमें ए इनवर्स दिया हुआ है, हमें ए चाहिए, बात तो वही होगी ना, मींस कि हमें इसका इनवर्स चाहिए। तो हर बच्चे को पता है कि इनवर्स का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालता हूँ तो इनवर्स का मीनिंग होता है एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट, एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट, ये इनवर्स होता है। तो आपको अगर कंफ्यूज कुछ नहीं हो रहे तो अच्छी बात है, ये आपका हमें ए चाहिए, ये आपका ए इनवर्स है, तो हमें अगर ए चाहिए तो ए क्या होगा, ए होगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो मेरे ख्याल से कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आपको बस इसका इनवर्स चाहिए, आपको इसका इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स ए है, आपको ए चाहिए मींस कि इसका इनवर्स चाहिए, तो आपने इसका एडजॉइंट को इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना है। अगर 2x2 मैट्रिक्स होती है, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि जब 2x2 मैट्रिक्स होती है तो उसका जॉइंट हम कैसे निकालते हैं। जस्ट आपने क्या करना, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लो, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज कर लिया, देखो इंटरचेंज कर लिया, जो दूसरी डायगोनल है उसको उसके साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज किया -4, इसका साइन चेंज किया -5, ये शॉर्टकट आपको आगा, ये शॉर्टकट तो हर बच्चे को आना चाहिए। जो आपकी प्रिंसिपल डायगोनल है उसको इंटरचेंज कर लो, जो आपकी अदर डायगोनल है उसका साइन चेंज कर लो, ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब डिटरमिनेंट भी कोई भी निकाल लेगा, इसकी डिटरमिनेंट क्या, देखो ए इनवर्स है तो माइंड में रखना ए इनवर्स है, कोई बात नहीं, वो एक ही बात है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या है, आपको ए इनवर्स ए, इसका डिटरमिनेंट है 18 -20 -2 इसका डिटरमिनेंट है, तो डिवाइड बाय -2, इसको डिवाइड बाय -2 कर लिया, तो देखो इसको डिवाइड बाय -2 किया तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए डिवाइड बाय -2, मैं देख रहा हूँ डिवाइड बाय -2, ये आपका, इसको -2 से डिवाइड करोगे तो -3 बनेगा, इसको -2 से डिवाइड करोगे तो ये वाला एलिमेंट सॉरी, इसको -2 से डिवाइड करोगे -3 बन गया, इसको -2 से डिवाइड करोगे तो +2 बन गया, इसको -2 से डिवाइड करोगे ये बन गया, इसको -2 से डिवाइड करोगे ये बन गया, तो आंसर है सी चॉइस। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सी चॉइस आ रही है आपकी, ये करने के बाद तो आपका आंसर क्या आ रहा है, सी चॉइस। तो वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट आपको 2/2 का इनवर्स निकालना था, 2/2 का इनवर्स निकालना बड़ा इजी होता है, देखो देख सकते हो आप आराम से। तो आपने पहले एडजॉइंट निकाला, डिवाइडेड बाय -2 कर दिया तो आपका इनवर्स आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 रैंक, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं। रैंक है, पर रैंक माइंड में रखना, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये आपकी 4/3 मैट्रिक्स है, 4 रोज 3 कॉलम्स, 4/3 मैट्रिक्स है, तो ऐसे क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। अदरवाइज पंजाब यूनिवर्सिटी में एडवांस मैथ्स नहीं आता, पर 1-2 क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने प्रॉपर वे से चैप्टर किया हुआ है, जिसको पता है कि ये अदरवाइज +1 +2 का पार्ट नहीं है। अब देखो रैंक कैसे निकालना है, ये सिंपल +2 मैथ्स से होना थोड़ा, हाँ +2 मैथ्स से कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि पहले आपको पता है कि सबसे बड़ी 3/3 मैट्रिक्स देखोगे, उसके डिटरमिनेंट निकालोगे, तो ऐसा आप कर सकते हो। बट अदरवाइज कई बच्चों को मैं सिखाता हूँ कि अगर मैं रैंक देखूंगी, इसका रैंक क्या आएगा, अगर देखो इसका रैंक हमें 2 दिया हुआ है, मैं अभी निकालूंगा, रैंक 2 दिया हुआ है, इसका मतलब कि सारी 3/3 डिटरमिनेंट्स है वो 0 आएंगी। रैंक का मीनिंग क्या होता है, रैंक का मीनिंग होता है ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। रैंक क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो आपको सबसे बड़ी 3/3 सब मैट्रिक्स देखोगे, ये 3/3 सब मैट्रिक्स ये भी है, ये भी है, 4 है 3/3, चारों 3/3 को निकालोगे, चारों 3/3 का डिटरमिनेंट 0 आएगा, फिर अब 2/2 के पास जाओगे तो आपको 4 3/3 निकालनी पड़ी, 4 3/3 निकालने में टाइम बड़ा वेस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको एक सिंपल से मैं एडवांस मैथ्स का वे कर देते हैं कि इसको एक्लोन फॉर्म बना लो। क्या बना लो इसको, एक्लोन फॉर्म। एक्लोन फॉर्म क्या होती है कि नंबर जीरोस इंक्रीज रो बाय रो, आपको नंबर जीरोस को इंक्रीज करना रो बाय रो बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट, हम क्लासेस में आपको सिखाते हैं कि इसको एक्लोन बनाओ। तो पहली रो ठीक है 1 1 0 है, तो पहले आपने रो 2 प्लस रो 1 किया, तो ये आपकी, ये इसको 0 करो, ये पहले एलिमेंट 0 करो, रो 2 प्लस रो 1 किया,
तो ये आपका देखो रो, आपने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया, रो 2 प्लस रो 1 लगाया, रो 4 में क्या ऑपरेशन लगाया, रो 4 प्लस सारे ऑपरेशन रो 1 के साथ लगाने हैं, रो 4 प्लस रो 1 लगाया, और रो 3 के साथ क्या ऑपरेशन लगाया, रो 3 माइनस ट्वाइस रो 1 लगाया, तो आपका ये एलिमेंट 0 0 आ गई। ठीक है, आप देख सकते हो, तो ये आपके पास आ गया। अच्छी बात क्या कि ये आपकी पूरी 0 बन गई, अच्छी बात है, आपकी एक रो 0 बन गई। एक्लोन फॉर्म में क्या होता है, एक्लोन फॉर्म में होता है कि नंबर नॉन जीरो रोज गिव्स अ रैंक, नंबर नॉन जीरो रोज और नंबर नॉन जीरो कॉलम्स गिव्स अ रैंक। तो एक तो 0 0 होगी, तो इसका रैंक 3 होगा या 3 से कम होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो अभी आपने ऐसा कर लिया। अब आपने क्या देखा कि सेकंड रो फोर्थ रो एक दूसरे का मल्टीपल आ रही है, सेकंड रो फोर्थ रो एक दूसरे का मल्टीपल आ रही है। तो अब आप क्या करो, आप फोर्थ रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ रो को आप जैसे मर्जी करो, या रो 4 में से ट्वाइस रो 2 माइनस कर दो, आप देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या ये करोगी रो 4 में से या इस हमने यहाँ क्या किया हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने शायद गलत लिख दिया, यहाँ पर हमने मे भी शायद यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग ना हो रही हो, तो मैं आपको बोल देता हूँ क्या किया हमने क्या रो 2 में से हमें रो 2 में से ट्वाइस रो 4 माइनस कर दिया, रो 2 में से ट्वाइस रो 4 माइनस कर दिया, तो रो 2 क्या होगी 0 0 हो गई। या ये बोल सकते हो यहाँ पर जो मैंने देखा, हमने यहाँ पर ये किया एक्चुअली, रो 4 में से हमने रो 4 में क्या किया, माइनस हाफ रो 2 कर दिया, वो भी एक ही बात है। रो 4 में माइनस हाफ रो 2 कर दो, रो 4 में माइनस हाफ रो 2 कर दो, रो 4 भी 0 0 होगी, रो 4 भी 0 0 होगी, रो 3 तो पहले 0 0 है, रो 3 तो पहली 0 0 है, रो 4 पे आपने ये वाला ऑपरेशन लगाया, या तो रो 2 पे ये वाला ऑपरेशन लगाओ आपकी मर्जी, रो 4 पे ये वाला ऑपरेशन लगाओ। तो रो 4 पे क्या किया, माइनस हाफ रो 2 लगाया, तो रो 4 0 0 होगी। सो नाउ वी हैव 2 नॉन जीरो रोज, हमारे पास कितनी नॉन जीरो रो बची, वी हैव ओनली 2 नॉन जीरो रोज, सो रैंक इज नाउ 2। तो नंबर नॉन जीरो रोज गिव्स अ रैंक, यहाँ पर 2 नॉन जीरो रोज आ गई, तो रैंक इज 2। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा एडवांस मैथ से हमने किया, अदरवाइज आप +1 +2 मैथ से भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया। ओमेगा इज अ क्यूबिक यूनिटी, हमें 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 बतानी है, वो इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा है, वो a और b की वैल्यू क्या है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 0 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा क्या हो गया, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, या 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू डाल दी माइनस ओमेगा स्क्वायर, पावर 7 है, तो ये आपका ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 14 आ गया। 14 को 3 से डिवाइड किया, ओमेगा की पावर 3 1 होता है, ओमेगा की पावर 3 1 होता है, आपको पता है कि पावर 14 आती है, तो 14 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसा बन जाता है। ओके, ऐसा बन जाता है, ओमेगा की पावर 3 1 होता है, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो ये ओमेगा की पावर 14 ओमेगा स्क्वायर बन गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर बन गया। अगेन ओमेगा स्क्वायर को हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर को हमने 1 प्लस ओमेगा लिख दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर को अगेन 1 प्लस ओमेगा लिख दिया। तो हमें क्या चाहिए था, हमें क्या दिया हुआ है, a प्लस बी ओमेगा, हमें दिया हुआ है a प्लस बी ओमेगा, तो a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और b की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। सो a इज 1 b इज 1, तो आपका आंसर आ गया a1 b1। तो बड़ा सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था, आपने 2 बार इस चीज को यूज किया, पहले 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर बोला, ओमेगा की पावर 14 हो गया, माइनस ओमेगा की पावर 14 हो गया, ओमेगा की पावर 14 को आपने ओमेगा के स्क्वायर लिख दिया, डिवाइडेड बाय 3 करके पावर को ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर को अगेन माइनस ओमेगा स्क्वायर को अगेन 1 प्लस ओमेगा लिख दिया, तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 1 होगी। तो दैट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, अगेन इजी क्वेश्चन है, हमें Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ, हमें वैल्यू चाहिए, तो कुछ नहीं करना, Z1 Z2 की वैल्यू को पहले डाल दो। Z1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू क्या 1 प्लस आयोटा, इसको पुट कर दिया, देखो सिंपल सा पुट किया, ऊपर हमारे पास आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर 4 रह गया, नीचे हमारे पास क्या रह गया 2 माइनस आपका 2 माइनस 2 आयोटा हो गया। ओके, आप देख सकते हो। अब इसको हमने रैशनलाइज कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड विद कंजुगेट, 2 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस 2 आयोटा से डिवाइड किया, तो ऊपर हमारे पास ये आ गया, नीचे ये आ गया। ओके, नीचे रैशनलाइज हो गया, नीचे ये आ गया, तो 1 प्लस आयोटा का मोड क्या होता है √2, तो बड़ी सिंपल सी बात होगी, 1 प्लस आयोटा का मोड √2, वेरी सिंपल, आपको आता है रैशनलाइज करना, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। देखो ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए, अगर मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ तो छोटी छोटी बातें मैं आपसे नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज ये बातें हम अज्यूम करते हैं कि बच्चों को आती हैं। ओके, तो वो बातें करते हैं जो बच्चों को नहीं आती, जो चीजें आपको आती हैं उसको करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, तो ये छोटी छोटी बातें आपको अज्यूम्ड है कि आपको क्या पता है, दिस इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, आपने a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इसको पुट कर दे, मीन्स कि ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 हो गया, तो ये आपका 1 प्लस आयोटा का मोड √2 होता है। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 34 अगेन इजी क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो अगर आपको ये पता है, अगर आपको आर्टिकल पता है कि z आपके पास x प्लस आयोटा y होता है नॉन जीरो, तो इसका इनवर्स क्या होता है? इसका इनवर्स होता है कंजुगेट बाय मोड स्क्वायर। बिना पेन चलाए क्वेश्चन कर सकते हो, कंजुगेट बाय मोड स्क्वायर, ये होता है इसका इनवर्स। तो इसका इनवर्स क्या होगा? इसका कंजुगेट। इसका कंजुगेट क्या है? इसका कंजुगेट है 4 प्लस 3 आयोटा बाय मोड स्क्वायर। मोड स्क्वायर क्या होता है? मोड स्क्वायर होता है, मोड स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सीधा ही आपका आंसर आ गया। ऊपर क्या किया? ऊपर आपने कंजुगेट कर दिया, और नीचे क्या कर दिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मोड स्क्वायर। मोड स्क्वायर मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सीधा आपका आंसर आ गया। देखो ये आपका आंसर आ गया, आपको बीच का काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज अगर आपको फॉर्मूला आता है कंजुगेट बाय मोड स्क्वायर, मोड का मीनिंग पता क्या होता है? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका x प्लस आयोटा वाई है तो उसका मोड स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आप नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डाल दिया, आपका आंसर सिंपल आ गया। आंसर इज नाउ ए चॉइस। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं बिना पेन चलाने वाले, बिना पेन चलाने वाले। क्वेश्चन नंबर 35, वेरिएंस ऑफ दिस। तो वेरिएंस का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन xi माइनस x मीन का स्क्वायर बाय n। दिस इज फॉर्मूला वेरिएंस। ये फॉर्मूला किसका है? वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन xi माइनस x मीन का स्क्वायर बाय n। आपको पहले मीन आना चाहिए, फिर इसका मीन निकालो। पहले मीन क्या होता है? इनको ऐड करो बाय कितना है, कितनी वैल्यूज है? ये आपकी 8 वैल्यूज है, ये आपकी 8 वैल्यूज है, इनको ऐड किया बाय 8 किया तो आपका मीन 9 आ गया। फिर आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, आपने देखो xi माइनस x मीन का स्क्वायर बाय n तो बाय 8 हो गया। तो डैट हर वैल्यू को इसमें से माइनस किया, मीन में से माइनस किया, उसका स्क्वायर किया। 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 9 माइनस 2 का स्क्वायर, 10 माइनस 9 1 का स्क्वायर, 12 माइनस 9 3 का स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया वाला, तो बड़ी सिंपल सी वैल्यू आपके पास आ गई। बाय 8 आपका वेरिएंस आ गया। वेरिएंस क्या आ गया आपका? 74 बाय 8 9.25। आंसर सेकंड चॉइस। तो आपके सामने है क्वेश्चन, बड़े सिंपल से। आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको बड़ी बड़ी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, सिंपल चीजें पूछी जाएंगी। बढ़िया है, आपने पीछे देखा कि 4-5 क्वेश्चन अच्छे भी आए थे। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी लेवल की है तो वो भी अच्छी बात है। ओके, तो उससे क्या होगा? जो 4-5 क्वेश्चन अच्छे आएंगे वो भी आप कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन एपी फर्स्ट टर्म इज 2, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 of the sum of next 5 terms. Sum of the 5 terms is 1/4 of the sum of next 5 terms in AP. Then 20th term वो AP क्या है? देखो sum of first 5 terms is 1/4 of the sum of next 5 terms. आपने देख लिया। तो sum of 5 terms is 1/4 times the sum of next 5 terms. तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, sum of 5 terms, first 5 terms 1/4 times sum of next 5 terms. next 5 terms को क्या लिख सकता हूँ मैं? sum of 10 term में से sum of first 5 terms माइनस कर दूं, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स माइनस कर दूं तो वही बात होगी, नेक्स्ट 5 टर्म्स आ गई। ये सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स आ गई, ये वाली। आपने पहली 10 टर्म में से पहली 5 टर्म माइनस कर दी तो ये आपका सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स आ गया। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, ये एक्चुअल चीज ये होगी, ये बीच की चीज लिखने की आपको जरूरत नहीं हो, तो जस्ट फॉर्मेलिटी है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। आप सीधा यहाँ लिख सकते थे सम ऑफ 5 टर्म्स 1/4 टाइम्स सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, इसको ऐसा लिख सकते हो। अब बस कुछ नहीं करना, 4 को उधर ले गए, S5 को उधर ले गए, ये आपका फाइनल चीज बन गई बस। अब AP का फॉर्मूला लगा दो। सम ऑफ n टर्म से AP का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला लगा दो बस आप, बिकॉज आपको क्या पता है? A आपको पता है। ओके, ए आपको पता है, बस इससे डी आ जाएगा। ए आपको पता है, एन आपको पहले पता है कि सम ऑफ 5 टर्म्स मीन n5 हो गया, सम ऑफ 10 टर्म मींस n10 हो गया। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगाया, राइट साइड में फॉर्मूला लगाया। आपको ए पता है, आपको एन पता है, जस्ट डी की इसको अपने सोल्व करके डी की वैल्यू आ जाएगी। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? इसको सोल्व किया, डी की वैल्यू -6 आ गई। आपने सोल्व किया, डी की वैल्यू -6 आ गई। आपको चाहिए क्या? 20th टर्म चाहिए। 20th टर्म वो एपी क्या होती है? एपी के एनसम का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1d। तो एपी की 20th टर्म क्या होगी? 20th टर्म होगी a प्लस 19d। 20th टर्म ये होगी a प्लस 19d। a मेरा 2 है, d मेरा -6 आया, तो मेरे पास क्या आ गई? 20th टर्म -112। तो आंसर इज डी चॉइस। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, देख रहे हो, बड़े सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी हमारी क्लास का रिजल्ट है। अगर थोड़ा सा देखोगे तो क्लासरूम का रिजल्ट है। 5th टर्म, 8th टर्म, 11th टर्म ऑफ जीपी आर दिस 3। तो क्या होगा? देखो आपको हमने रिजल्ट लिखाया हुआ है। क्या रिजल्ट लिखाया हुआ है? ए पीएथ क्या हुआ? ये वाला रिजल्ट हमने क्लासेस में लिखाया हुआ है। क्या रिजल्ट है? ए पीएथ क्या हुआ? आर फ्रॉम जीपी इन जीपी।
a pth qth rth from a gp in gp then pqr in ap। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीन टर्म ये क्या है, देखो 5 8 11 ये तीनों क्या एपी में है, तीनों क्या एपी में है, तो तीन टर्म एपी में है किसकी, जीपी की। ओके, ये तीन एपी की, देखो बिल्कुल ये देखो आप पीएथ क्यूआर आर्थ टर्म जो पी क्यूआर है वो क्या एपी में, अगर पी क्यूआर एपी में है तो तीन टर्म जीपी में है। ओके, पीएथ क्यूआर आर्थ टर्म क्या है, देखो क्या कर रहा हूं जीपी में है, तो ये आप क्या होंगी, ये तीनों टर्म इटसेल्फ क्या हो जाएंगी, वो आप जीपी बनाएंगी, और तीनों टर्म आप क्या बनाएंगी, जीपी बनाएंगी। बाय दिस रिजल्ट ए पीएथ क्यूआर आर्थ टर्म और जीपी इन जीपी, ए पीएथ क्यूआर आर्थ टर्म, ये आपकी पीएथ क्यूआर आर्थ टर्म है, ये पीएथ है, ये क्यूआर है, ये आर्थ टर्म है ऑफ अ जीपी, ऑफ अ जीपी। ओके, पीएथ क्यूआर आर्थ क्या है, वो एपी में आ चुके हैं, पी क्यूआर पहली एपी में आ चुके हैं, तो तीन टर्म एपी की जीपी है, जीपी में है, तो वो तीनों टर्म इटसेल्फ क्या होंगी, और तीनों टर्म इटसेल्फ जीपी बनाएंगी। ये जो तीनों टर्म है वो इटसेल्फ जीपी बनाएंगी। तीनों टर्म जीपी बनाने का मतलब क्या है, बीच का स्क्वायर फर्स्ट इनटू थर्ड हो जाएगा, तो आंसर इज फर्स्ट चॉइस। बिना पेन चलाए आप बोल सकते हो बाय दिस रिजल्ट एंड पीएथ क्यूआर आर्थ टर्म, पीएथ क्यूआर आर्थ टर्म ऑफ जीपी। ओके, पीएथ क्यूआर आर्थ टर्म जीपी इन जीपी, पीएथ क्यूआर आर्थ टर्म ऑफ जीपी इन जीपी देन पीक्यूआर इन एपी। आप देख सकते हो पीक्यूआर एपी में, पीक्यूआर एपी में है, सो पीएथ क्यूआर आर्थ टर्म ऑफ जीपी इन जीपी, तो वो जीपी में आ गई। तो बिना किसी को पेन चलाए आप इसको कर सकते हो। अगर भाई पेन चलाना चाहो तो आपको पता है पेन चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो पेन चला सकते हो कि पीएथ टर्म आप फिफ्थ टर्म निकाल लो, एट्थ टर्म निकाल लो, 11th टर्म निकाल लो, उसको फिर आप जीपी में करके आप ये निकाल सकते हो, पर टाइम आपका वेस्ट होगा। तो अगर रिजल्ट आता है तो अच्छी बात है, रिजल्ट नहीं आता तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, क्लासेस के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे सारे क्वेश्चन क्लासेस के हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन का छोटा सा क्वेश्चन है कि 1/1 into 2 को आप क्या लिख सकते हो, 1/1 into 2 को लिख सकते हो 1 minus 1/2, 1 into 1 into 2 को क्या लिख सकते हो आप, उसको लिख सकते हो 1 minus 1/2, और 1/2 into 3 को क्या लिख सकते हो 1/2 minus 1/3, आप चेक कर सकते हो बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, ऐसा लिख सकते हो। तो ये पहला जो नंबर है उसको लिख सकते हो 1 minus 1/2, तो दूसरा नंबर उसको क्या लिख सकते हो 1/2 minus 1/3, तो तीसरा नंबर है 1/3 minus 1/4, तो सो ऑन 1/4 minus 1/5 सो ऑन। लास्ट नंबर जो होगा, इसका लास्ट नंबर क्या होगा, ये आपका फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर इसका जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 1/n into n+1, इसका लास्ट नंबर होगा 1/n into n+1, उसको आप ऐसा लिख सकते हो। इससे क्या फायदा होगा, अब इसको आपने ऐसा लिख लिया, अब देखोगे टर्म सारी ये वाली टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा जो प्रीवियस टर्म से, ये भी प्रीवियस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म बचेगी और लास्ट की लास्ट टर्म बचेगी, ओनली ये और ये बचेगा, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचेगा 1 minus 1/n+1 मींस n/n+1। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर डी चॉइस। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 1/2 को ऐसा लिख सकते हो, और 2 into 3 को ऐसा लिख सकते हो, 1/3 into 4 को ऐसा लिख सकते हो। ये छोटी सी बात किसी को पता है तो उसके लिए क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, बड़ा इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन क्लासेस में हम बड़ी ज्यादा करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। आप देख सकते हो, आप किसी बच्चे को थोड़ी सी इंटीग्रेशन भी आती है वो भी कर सकता है। इसको डिवाइड करोगे तो sin स्क्वायर बाय डैट एक कट जाएगा, 1/cos स्क्वायर बचेगा, डैट बाय डैट 1/sin स्क्वायर बचेगा, एक 1/cos स्क्वायर बचेगा, एक 1/sin स्क्वायर बचेगा, तो क्या बचा फिर, तो 1/cos स्क्वायर मींस क्या बचा, देखो ये देखो, ये 1/cos स्क्वायर बचेगा मींस की सेकंड स्क्वायर हो गया, ये 1/sin स्क्वायर बचेगा तो एक कोसेकेंट स्क्वायर हो गया। तो सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan होती है, कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉट होती है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपकी इंटीग्रेशन होगी tan प्लस कॉट। वेरी सिंपल, देख रहे हो आप, तो बड़ी सिंपल से क्वेश्चन हो रहे हैं बिना पेन चलाने वाले। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज दैट, फॉलोइंग इक्वेशन हैज y इज दैट, मींस कि हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, हमें इसकी चॉइसेस में देख सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस कि इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, चेक करो यहाँ कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, यहाँ पर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डेरिवेटिव करो, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डेरिवेटिव करो, देन रिमूव दोज आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम गिवन इक्वेशंस। तो ये आपकी गिवन इक्वेशन है, इसको आपने 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको 2 बार डेरिवेटिव किया, पहली बार डेरिवेटिव किया c1 ex, दूसरी ये आपका पहली बार डेरिवेटिव किया, फिर एक बार फिर डेरिवेटिव किया, ये आ गया।
अब आपको तीनों को मिला के आपकी गिवन इक्वेशन है, ये दो आपने दो बार डेरिवेटिव किया, तीनों को मिला के आर्बिट्री कांस्टेंट्स को रिमूव करो। पर बाई चांस क्या देख रहा हूं मैं, जो आपने सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया वो तो बाई चांस वही आ गया वापस। आपने सेकंड टाइम जो डेरिवेटिव किया वही वापस वही आ गया, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका आर्बिट्री कांस्टेंट अपने आप रिमूव हो गया, बिकॉज आपके पास फाइनल चीज क्या बच गई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बच गया, मीन्स की दिस माइनस वाई जीरो हो गया। तो आपका ये अपने आप आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई, सॉल्व नहीं हुई फॉर्म हो गई। आपने फॉर्मेशन कर ली डिफरेंशियल इक्वेशन की, दो बार डेरिवेटिव किया, आपको आज C1 C2 को रिमूव करना था तो अपने आप ही रिमूव हो गई, जस्ट आपने इसकी जगह पे y डाल दिया, तो आपकी ये आपकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। तो आंसर क्या होगा, बी चॉइस। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपने देखा कि आपने पेपर को टोटल डिस्कस कर लिया, PU 2018 मैथ्स का पेपर हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन पेपर काफी इजी था, तो बड़ी जल्दी डिस्कस हो जाता है, अभी भी मैंने टाइम लिया, अदरवाइज क्वेश्चन पेपर काफी इजी था। बट फिर मैं कह दूं कि PU में एक्यूरेसी मैटर करती है, PU में स्पीड मैटर करती है। और आप ये बता दें कि PU में जो बच्चा बैठ रहा है वो बच्चा अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज की और भी तैयारी कर रहा है, JNU, DU, NIT, तो नेचुरली जो PU में बैठ रहा है उसकी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी होगी। तो PU में अगर आप सोच के चलोगे मैं 5-6 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, तो बट वो 5-6 क्वेश्चन बाकी बच्चे कर लेंगे, तो उनकी मेरिट थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। ओके, तो इसलिए PU में अगर आपने बैठना है तो पहले आपको एक ही चीज आनी चाहिए, बिकॉज पेपर सिंपल है तो मेरिट भी हाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हमारा जो YouTube चैनल है उसको प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन्फोमैथ्स इंडिया। उससे क्या होगा, डिफरेंट नोटिफिकेशन, डिफरेंट आपको जो हमारी फ्री लेक्चर्स होते हैं वो भी आपके पास आते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक और पेपर इसके बाद डिस्कस करेंगे। 2018 का हमने डिस्कस कर लिया, 19 का भी हमने डिस्कस किया हुआ, वो भी यूट्यूब पे देख सकते हो। बाकी जो पेपर्स है 17, 16, 15 सारे पेपर आप यूट्यूब में हमारी देख सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स।